विषय 5 अगले पॉइंट 5 इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। इससे पहले हमने फ्रांसवा बर्नियर, ट्रेवर नियर के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ अलबरूनी के बारे में भी पढ़ा। अलबरूनी ने भारतीय समाज के बारे में कैसी सोच और समझ रखता है, ये हमने जाना। जो उन्होंने देखा उसके बारे में जाना, जो उन्होंने लिखा उसके बारे में जाना। देखा कहने से तात्पर्य उनकी जो सेंस ऑफ ऑर्गन थी, इंद्रियां, उसके मार्फत उन्होंने जो अपने वृत्तांत में लिखा और हम एक इमेजिन के तौर पर, काल्पनिक मूवी के तौर पर उसको देखते हैं। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। कहाँ का था? मोरक्को का। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप, यानी ये अफ्रीका से आया हुआ था और दिल्ली आया था 14वीं शताब्दी में। अगर हम रूलर की बात करें तो उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, मतलब दिल्ली सल्तनत का शासनकाल चल रहा था। ठीक है। जो पूर्व में आप देखेंगे कि एक जो पूर्व कहने का मतलब है कि भारतीय उपमहाद्वीप से पूर्व में ये पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। ठीक है। और भारतीय उपमहाद्वीप पूरब की तरफ पड़ता है विश्व मानचित्र के पटल पर। चूंकि उस वक्त पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। तो बात यह उठती है कि इन हिस्सों पर संचार तंत्र जो विकसित हुआ था, आज के सैटेलाइट फोन की तरह नहीं था। आज के सैटेलाइट फोन की तरह नहीं था। जो भी था, जिस रूप में था, वह पैदल मार्ग के द्वारा था। वह नाव के जहाज, जस्ट लाइक पानी जहाज नाव के जैसा संचार तंत्र डेवलप था। सफर करने के लिए उन्हें जल और थल, दो चीज की आवश्यकता थी और इन दोनों चीजों पर उस वक्त के लोगों ने सफर किया और बखूबी अपने संवाद को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक कायम किया। ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि यूरोप से फ्रांसवा बर्नियर यूरोप का प्रसिद्ध दार्शनिक, इतिहासकार, चिकित्सक, राजनीतिक ये व्यक्ति था। तो आप इब्न बतूता के बारे में भी जान लीजिए। इसने लिखा है कि एक बड़े क्षेत्र पर इन्होंने यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, वर्शिप प्लेस को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ इन्होंने समय बिताया। कई बार इन्हें काजी के पद पर नियुक्त भी किया गया। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी भी बनाया था और शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं और उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। इनमें अपनी धर्मनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध लोगों की, ऐसे राजाओं जो निर्दयी तथा दयावान दोनों हो सकते थे, के बारे में लिखा है। कहता है सामान्य पुरुष और महिलाएं, उनकी जीवनियां इन्होंने लिखा है अपने यात्रा वृत्तांत में, अपने विवरणी में लिखा है। जो कुछ भी अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर पर सुगम्य देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह प्रभावित हो सके। इन्होंने लिखा है, ये पूछता है आप लोगों को हर हाल में फ्रांसवा बर्नियर के बारे में डिटेल से याद रखने हैं।
अलबरूनी अलबरूनी के बारे में, उनकी सोच के बारे में, भारतीय वर्ण व्यवस्था के बारे में वो कैसे सोचता है, भारतीय रीति रिवाज के बारे में कैसे सोचता है, ये आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ इब्न बतूता के बारे में भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि क्या लिखता है। मानव सिर जैसे गिरिदार फल। नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है कि दो वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्राकृतिक में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। ये नारियल पौधे के बारे में, पेड़ के बारे में वर्णन कर रहा है। ठीक है, और ये पूछा जा चुका है आपका क्वेश्चन कि इब्न बतूता नारियल के पौधे के बारे में या फल के बारे में क्या विचार रखता है। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद के। एक से काष्ठ फल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर प्राप्त होता है। वृक्ष का फल, ये जो नारियल वृक्ष का फल है, मानव सिर से मेल खाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी मानो दो आंखें, एक मुख और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वे इससे क्या करते हैं, रस्सी बनाते हैं। लोहे के कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज को सिलते हैं। नारियल का रस्सी इतना मजबूत होता है कि जहाज को भी सीता है, नारियल का रेशा से सीता है। वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं। कितना बढ़िया तुलना किया है। अब एक चर्चा है कि किस तरह की तुलनाओं से इब्न बतूता अपने पाठकों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नारियल देखने में कैसे होते हैं, नारियल कैसे होते हैं। अपने पाठकों को यह समझाने के लिए इब्न बतूता किस तरह की तुलनाएं प्रस्तुत करता है। इनकी भावभंगिमा को जरा देखिए, किस तरह का प्रस्तुत कर रहा है। क्या ये तुलनाएं वाजिब हैं? वो किस तरह से ये दिखाता है कि नारियल यह साधारण फल है, यह साधारण फल है। इब्न बतूता का वर्णन कितना सटीक है, चर्चा कीजिए। नारियल तथा पान के बारे में भी पूछता है। 5.1 इब्न बतूता की चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों से मिलते हैं, ठीक है, जिनसे वह नारियल और पान, दो ऐसे वनस्पतिक उपज वो मानता है जिनसे उनके पाठक पूरी तरह अपरिचित थे, और उसका वर्णन वह अपनी जीवनी में कर रहा है, अपनी लेखनी में कर रहा है। ठीक है, वृत्तांत में कर रहा है। पान के बारे में इब्न बतूता का क्या विचार है, जरा इसके वर्णन को सुनिए। कहता है, पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल इनकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी ही होती है, पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते और इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है। पहले सुपारी को चबा लो, छोटे छोटे टुकड़े कर लो, उसके बाद पान की पत्तियों को चबाओ साथ में। फिर आपको सोचने के लिए कहता है, आपके मन में एक सवाल पैदा कर रहा है। आपके विचार से या आपके विचार में इसने इब्न बतूता का ध्यान क्यों खींचा? किसने? पान ने। ठीक है, क्या आप इस विवरण में कुछ और जोड़ना चाहेंगे? तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ, क्या जोड़ना चाहोगे? 5.2 इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता ने भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। कहता ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्ध तथा अभियान से होने वाले विध्वंस का। यानी लड़ाई में अगर सवार विध्वंस हो जाए
तो वो कभी कभार ही होता था, कभी कभार ही होता था। इब्न बतूता आगे लिखता है कि ये शहर चमक दमक वाले थे, भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी, चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे, विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। फिर इब्न बतूता दिल्ली की एक सड़क को, ठीक है, दिल्ली की एक बड़े शहर का उल्लेख करता है। कहता है यह शहर विशाल है, बड़ी आबादी वाला है, भारत में सबसे बड़ा बतलाता है। दौलताबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है, कहता महाराष्ट्र, ये दौलताबाद भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, अपनी राजधानी को परिवर्तन किया था, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। इसलिए ये इब्न बतूता दोनों जगह पर काजी रहा था और दोनों जगह का भ्रमण किया था। इसके नज़र में यही दो शहर प्रमुख थे। ठीक है, फिर यहाँ चर्चा करना है आपको, जानने हैं स्थापत्य के, आर्किटेक्चर्स के कौन से अभिलक्षण पर इब्न बतूता ने ध्यान दिया। ये जरा सोचने की बात है। आर्किटेक्चर्स के कौन से अभिलक्षणों पर इब्न बतूता ने ध्यान दिया। आपको बहुत ही संक्षेप में सोचने हैं, आपको बृहद रूप में नहीं सोचना है। आपको टेंशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो उसी पर एक बार नहीं 10 टाइम्स पढ़ो, ठीक है, और फिर आप निष्कर्ष निकालो खुद को कि इब्न बतूता किस प्रकार की धारणा रखता है भारतीय शहर के बारे में। 5.8 तथा 5.9 में 9 से इस वर्णन की तुलना कीजिए, जरा कंपैरिजन करने के लिए कह रहा है। दिल्ली, जिसे हम दिल्ली कहते हैं, दिल्ली के नाम से जानते हैं, जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर दिल्ली के नाम से लिखा गया था, यानी दिल्ली का पुराना नाम दिल्ली भी है। ठीक है, इब्न बतूता इस प्रकार करता है। दिल्ली बड़े क्षेत्रों में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। प्राचीर मीन्स किला होता है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ, मतलब समझो एक हाथ लगभग 20 इंच के बराबर है। अगर दीवार की चौड़ाई 11 हाथ कह रहा है, मतलब गाड़ियां चलेगी उस पर। और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष हैं। प्राचीर के अंदर खाद्य सामग्री, खाने की सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र, घेरेबंदी के काम में आने वाली मशीनों के संग्रह, उसके लिए अलग एक भंडार गृह बना हुआ है। प्राचीर के भीतर भाग में घुड़सवार, पैदल सैनिक सब रहते हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक आना जाना, निगरानी चलती रहती है। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती हैं और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है जबकि ऊपरी भाग ईंटा से बना है। इनमें से एक दूसरे के पास पास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर के मीनार, इनके अंदर द्वार भी है जिन्हें दरवाजा कहा जाता है और इनमें से एक बदायूं दरवाजा सबसे विशाल है। देखिए स्थापत्य कला में क्या ये बता रहा है कि बदायूं का दरवाजा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे के बगल में एक फलों का बगीचा भी है। दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई है और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निश्चित रूप से मेहराब है। कब्रगाह में कंदाकार, चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं और फूल सभी मौसमों में खिल रहे होते हैं। आज आपको अगर डायरी लिखने के लिए कहता हूं तो आप डायरी नहीं लिख पाते हो। सोचिए जरा कि इन लेखकों ने, इन विद्वानों ने, इन लोगों ने कितनी रुचि लेकर के और अपनी लेखनी को लेखबद्ध में किया, लिखा, किताबों में लिखा, लिपियों में लिखा, चाहे जैसे भी लिखा। और आज हम इनके विचारों को और उस समय के सामाजिक परिवेश को, चाहे और रीतियों को हम लोग आज पढ़ पाते हैं और जान पाते हैं। लिखना चाहिए, सबों को अपनी अपनी डायरी लिखना चाहिए और निष्पक्ष भाव से लिखना चाहिए। अपनी हर एक कमी को भी लिखिए तो हर एक अच्छाई को भी लिखिए। लिखता है कि बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये क्या था, यहाँ पर सामाजिक कार्य भी होते थे, आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद था, एक मंदिर था।
और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों, गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भी स्थान चिन्हित किया गया था। जैसे आज आप स्टेज बनाते हो, उस तरह का स्टेज उस दौर में भी बना हुआ था। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों से अधिशेष अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। तो मैंने कहा ही था कि जब किसान सरप्लस प्रोडक्शन अनाज का पैदा करेंगे तो लाजमी है वहाँ से हाट से बाजार विकसित होगा, और बाजार से वही व्यापार विनिमय का बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा होगा। फिर शहर आएंगे और शहर से फिर सारी क्रियाएं संपन्न होंगी और सारा लेन देन स्टार्ट हो जाएगा। तो यही बात है कि वही अधिशेष मात्रा जो है वो शहर उसको खींचता है, और जब तक ये सरप्लस प्रोडक्शन, अतिरिक्त आवश्यकता से अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन जब तक शहर को मिलता है तब तक ये पुष्पित, पुलवित, फलवित सब रहता है, तब तक ये सभ्यता का केंद्र बिंदु रहता है। और जैसे ही उसकी सप्लाई का चेन खत्म हो जाता है, यानी उपज खत्म होने लगता है, प्राकृतिक आपदाएं आने लगती है, ये शहर विनाश की ओर चला जाता है और गांव जस का तस बरकरार रहता है थोड़ी बहुत विनाश के साथ। इन्होंने लिखा कि इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण क्या है? मिट्टी का उपजाऊपन था, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। 2 फसलें, ध्यान दें, 2 फसलें। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर व्यापार हो रहे थे और विनिमय हो रहे थे, और बाहर से भी भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर व्यापार और विनिमय चल रहे थे। वही बात है कि भारतीय माल को मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया और दोनों में बहुत मांग थी, जिसमें शिल्पकारों और व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, शाही मलमल, ठीक है, महीन मलमल, रेशम, जरी, साटन की अत्यधिक मांग थी। कहाँ पर? विदेशों में मांग थी। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ़ लोग ही पहन सकते थे। तो आम जनों को नसीब कहाँ होगा इस तरह के कपड़ों को पहनने का? ठीक है, चर्चा करना है अपने वर्णन में इब्न बतूता ने इन गतिविधियों को उजागर क्यों किया। आप एक चीज और ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स, कि कभी भी इस गफलत में आप नहीं रहेंगे कि आपका जो क्वेश्चन प्रिंट होगा फाइनल एग्जाम में, वह आपके चैप्टर के लास्ट में दिए गए जो क्वेश्चन हैं सेम वही उतारा जाएगा। आपको लास्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है वह महज आपके प्रैक्टिस के लिए है, आपके समझ को विकसित करने के लिए है। लेकिन एक एग्जामिनर जो क्वेश्चंस को सेट करता है, ठीक है, वह आपके टॉपिक से भी क्वेश्चंस को उठा करके डाल देगा और आपको उसको सॉल्व करने हैं। अगला स्रोत 9 बाजार में संगीत, जरा देखिए। इब्न बतूता कैसे दौलताबाद के विवरण को एक अंश के रूप में दिखाता है। कहता है दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है। ताराबाद यह सबसे और सुंदर बाजारों में से एक है। यहां बहुत सी दुकानें हैं। प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाजा है जो मालिक के आवास में खुलता है। दुकानों को कालीनों से सजाया गया है और दुकानों के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती है। वह सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती है और उसकी सेविकाएं उसे झूला झुलाती है। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है, और इसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवक दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंड के साथ, ठीक है, उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती हैं और नाचती हैं। तत्पश्चात वे चले जाते हैं। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई है। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था गुंबद में उतर कर आता था और गायिकाएं उसके समक्ष गान प्रस्तुत करती थी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा ही करते थे।
आपके विचार में इब्न बतूता ने अपने विवरण में इन गतिविधियों को रेखांकित क्यों किया, जरा सोचिए। 5.3 संचार की एक अनूठी प्रणाली क्या है? व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था और लगभग सभी व्यापारिक मार्ग पर जगह जगह पर सराय मीन्स तालाब, कुआं इत्यादि की खुदाई करवाते थे, पेड़ पौधे लगाते थे और विश्राम गृह इत्यादि बनवाते थे, ताकि व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबे दिनों में यात्राएं जो कठिन थी वह सुगमता के साथ कर सके। संचार की प्रणाली उनके घोड़े के साथ जुड़ा हुआ था, घुड़सवार के साथ जुड़ा हुआ था। और डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, ध्यान देंगे, सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंचा दी जाती थी। सोचिए कैसे इतना घोड़े पर और पैदल। डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। पहला है अश्व डाक व्यवस्था, जिसे कहते हैं उलुक, उस दौर में कहा जाता था। तो ध्यान देंगे जहां उलुक शब्द आएगा इसका मतलब है कि घुड़सवार डाक व्यवस्था। हर 4 मील की दूरी पर, ध्यान देंगे, हर 4 मील की दूरी पर राजकीय घुड़सवार रहता था। और पैदल डाक व्यवस्था प्रति मील 3 स्थान होते थे, ठीक है, यानी 1 मील पर 3 अवस्था होती थी। इसे दावा कहा जाता था और यह 1 मील का 1/3 होता है। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है, जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं, 3 मंडप, जिनमें लोग कई कार्य आरंभ करने के लिए बैठे रहते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती है, जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती है। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा प्रारंभ करता है तो एक हाथ में पत्र और दूसरे हाथ में घंटियां सहित छड़ लिए वह क्षमता अनुसार तेज भागता है। मतलब एक दाहिने हाथ में वो घंटी को बजा रहा है और एक तरफ उसके पत्र हैं और तेज भागता है। मतलब वह राजकीय आदमी है, वह राजा का खास गुप्तचर है, ठीक है, उसको जगह छोड़ दो जाने के लिए। अब क्या होता है, जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज सुनते हैं तो वे तैयार हो जाते हैं और जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक उससे पत्र लेता है और छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता। पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की यही प्रक्रिया चलती रहती है। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होता है और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता था। फिर आपको एनालिसिस करने हैं, वर्णन करने हैं, सोचने हैं, क्या आपको लगता है कि पैदल डाक व्यवस्था पूरे उपमहाद्वीप में संचालित की जाती होगी? यानी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इस तरह की पैदल डाक व्यवस्था रही होगी? सोचिए, आप इसके शासन क्षेत्र के बारे में जरा सोचिए, रहा होगा। चर्चा कीजिए, इब्न बतूता लोगों के लिए ऐसी वस्तुओं और स्थितियों के वर्णन की समस्या को कैसे हल करता था जिनसे वे अनभिज्ञ थे और जिन्हें अपने अनुभव उन्होंने नहीं किया था। एक विचित्र देश के बारे में वर्णन करता है। 1440 ईस्वी के दशक में लिखा गया अब्दुल रज्जाक का यात्रा वृत्तांत जो है संवेगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। एक और केरल में कालीकट आधुनिक कोझिकोड बंदरगाह पर उसने जो देखा, जो उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी भी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। किसको? कालीकट को, आधुनिक कोझिकोड को बताया। कहता है कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मैंगलोर आया और पश्चिमी घाट को पार किया। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। मंगलौर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसे पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है।
यह वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज, ऊंचाई 5 गज थी और जो 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह से ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार के द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी, जो मानव आकृति जैसी तथा आदम कद थी। इसकी दोनों आंखों में काले रंग के मणिक इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता है मानो वह देख सकती हो। इस शिल्प और कारीगरी के क्या कहने हैं। बर्नियर तथा यह विकसित अपविकसित पूर्व, जहां इब्न बतूता ने हर उस चीज का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित किया और उत्सुकता किया, वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। मैंने पहले ही कहा था कि हर एक विदेशी यात्री अपने अनोखे ढंग से आता है और अपने अनोखे ढंग के विचार को प्रदर्शित करता है। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप तथा विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के लिए अधिक चिंतित था। विशेष परिस्थिति में जिन्हें वो अवसादकारी पाया, उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सकें जिन्हें वह सही मानता था। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेक्षण, याद रखेंगे कि बर्नियर का लेखनी है, ग्रंथ है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगल के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा। सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है, यानी वह यूरोप को महान बतलाता है और भारत को उससे कमतर बतलाता है। ठीक है, भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया है, फिर यूरोप का विपरीत जैसा कि इतिहासकार परिभाषित करते हैं। चलिए, मैंने इसको बता दिया है आपको। व्यापक गरीबी। पेल्सट नामक एक डच यात्री आया था। आप जितने भी विदेशी यात्री भारतीय उपमहाद्वीप में आए हैं उनका एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, यात्रियों के नज़रिए से जहाँ से आपको मिल रहा है नए नए यात्रियों का, उसका नाम लिखेंगे, उनकी रचनाएं लिखेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, इसलिए हर हाल में आपको करने हैं। एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की। बर्नियर की तरह ही इन्होंने व्यापक गरीबी को देखकर अपने आप को आश्चर्य में पाया। लोग इतने अधिक तथा दुखद गरीबी में जी रहा है, ये इन्होंने कल्पना भी नहीं किया था। लिखता है कि कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित और ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए वह कहता है, कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से ही बचती है। मतलब उस समय राजा अपने कृषक से टैक्स वसूली के लिए जी जान लगा देता था। राजा के सामंत लोग ऐसा करते थे, जिससे कृषकों के पास अनाज नहीं बचते थे। उनके पास खाद्यान्न की समस्या, खाद्यान्न संकट पैदा हो जाता था। 6.1 भूमि स्वामित्व का प्रश्न। बर्नियर के अनुसार, जरा देखिए, भूमि स्वामित्व का प्रश्न बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी स्वामित्व का अभाव था। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उनके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था
और अर्थव्यवस्था इसके माध्यम से संचालित होती थी। तो मैंने पहले भी कहा था कि बीच में जो बिचौलिएपन का काम किया जा रहा है, बीच में जो अमीर वर्ग हैं, हम इन्हें सामंत वर्ग कह सकते हैं, ये बिल्कुल ही किसानों की भलाई के लिए कभी काम नहीं करते थे। इनका मकसद होता था अधिक से अधिक मात्रा में टैक्स की उगाही करना, ठीक है। कुछ टैक्स को जो सीधे राज्य को पहुंचाना था, कुछ खजाने को, और बाकी अपने उपभोग के लिए रखना था। इन्होंने अपने उपभोग के लिए अधिक से अधिक मात्रा में किसानों से टैक्स की उगाही करना चालू कर दिया। तो ये एक संकट है गरीबी में जीने का, गरीबी में धकेलने का, गरीबी लाने का, अर्थव्यवस्था के समीकरण को बिगाड़ने का, ठीक है। इस प्रकार अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने इसका 16वीं 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों ने इन चीजों के बारे में लिखा है। कहता है राजकीय भूमि स्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है कि भूधारक जो जमीन का मालिक है, जो खेती कर रहा है, अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकता था, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। मतलब जब हमारा आज भी देख लीजिए ट्रेंड यूं ही है कि जब किसी को साझा करने के लिए दिया जाता है तो उसको पता है कि ये हमारा ज़मीन है नहीं, तो हम इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, कम से कम में अधिक उपज हो जाए, जो हो जाए हम रख लें, हिस्सा बंटवारा करके अपना काम चला लें। यही बात उस वक्त भी लागू होता था। इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन नहीं थे। और नतीजा क्या हुआ कि निजी भूस्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूमि धारकों के वर्ग के उदय, जैसा कि यूरोप में हुआ, ठीक है, को रोका, जो भूमि के रखरखाव व बेहतरीन होने के प्रति काफी सजग रहते थे। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश हुआ, किसानों का उत्पीड़न हुआ और समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थितियां उत्पन्न हुई। लाजमी है कि जब आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदोगे तो खुद के लिए भी एक दिन आपके गड्ढे खोद जाएंगे। आप दूसरों को विनाश करेंगे तो आपका भी विनाश तय है। ये गॉड गिफ्टेड है, इनविजिबल है। गरीब किसान, यहां बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचल में कृषकों के विषय में दिए गए विवरण से एक उदाहरण दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियां या बंजर पर्वत है। जरा देखिए भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन कर रहा है कि यहाँ पे मरुभूमि है, रेगिस्तानी भूमि है, यहाँ की खेती अच्छी नहीं है, इन इलाकों की आबादी भी बहुत कम है, कृषि योग्य भूमि का सर्वथा अभाव है, श्रमिकों का भी अभाव है। कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए पूरे व्यवहार के फलस्वरूप क्या होते हैं, मर जाते हैं। जो भूमिहीन मजदूर है वो मर जाता है सामंतों के शोषण से। और कुछ लोग उसे दास बनाकर ले जाते हैं। इस प्रकार प्रतीत होता है कि अत्यंत निरंकुशता से हताश हो किसान गांव छोड़कर चले जाते थे कि न रहेंगे गांव में, ना खेती करने के लिए बोला जाएगा। इस उदाहरण में बर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था और उनका प्रयास था कि मुगलकालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगा जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे। बर्नियर के अनुसार उपमहाद्वीप में किसानों को किन किन समस्याओं से जोड़ना पड़ता था। क्या आपको लगता है कि उसका विवरण उसके पक्ष को सुदृढ़ करने में सहायक होता? इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज के दरिद्र लोगों का एक समूह के रूप में वर्णित करता है। कहता है एक अमीर और शक्तिशाली शासक जो अल्पसंख्यक था, जिनकी आबादी कम थी, वे इन गरीबों पर राज करते थे, इन गरीबों पर शासन चलाते थे और इन गरीबों को कोई अधिकार या कोई समूह नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं, ठीक है। तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा कि राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था,
संपन्न लोगों का राजा नहीं था, यहाँ एक बदनामी का मोल है। वही राजा सबसे सुखी और संपन्न राजा होगा जिसके प्रजा भी सुखी और संपन्न होंगे। ठीक है, अब सोचिए, शहर और नगर जब विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित था, खेत झाड़ीदार घातक दलदल से भरे हुए थे, इसका एकमात्र कारण क्या था? राजकीय भूस्वामित्व। आश्चर्य, राजकीय भूस्वामित्व का कहने का मतलब है कि किसानों के पास अपनी जमीन का होना होना। पूरे किसानों की जो जितनी जमीन थी वह सिर्फ और सिर्फ राजा का था, जिस पर अमीर वर्ग किसानों से खेती करवा रहे थे और टैक्स वसूली कर रहे थे, उगाही कर रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल जो भूमि स्वामित्व को राजत्व का परिश्रमिक बताता है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले में की गई मांग को प्रतीत करता है, न कि अपनी स्वामित्व वाली भूमि को लगान के रूप में दिखाता है। तो ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसे मांगों में लगान मानते थे? क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, लेकिन असल में यह न तो लगान थी और न ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। अधिक जानकारी के लिए अध्याय 8 में देखिए। यूरोप के लिए एक चेतावनी। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगल ढांचे का अनुसरण किया होता तो क्या होता। उनके राज्य इस प्रकार अच्छी तरह से जूते और बसे हुए होते कि ये अच्छी तरह से निर्मित होते, मतलब समृद्ध होता, किसान भी खुश रहते, फलते फूलते। ठीक है, हम एक दूसरे को तकलीफ में नहीं देखते। दूसरी दृष्टि से हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली हैं, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी और बेहतर और राशि ढंग से सेवा हो। जहाँ रेगिस्तान हो, निर्जन स्थान हो, भिखारियों क्रूर लोगों को राजा बनकर रह जाएंगे, जैसे कि वे जिनके विषय में वर्णन किया है। हम उन महान शहरों और नगरों को खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में उसके जीर्णोद्धार की किसी को चिंता नहीं है। व्यक्त टीले और झाड़ियों अथवा घातक दलदल से भरे हुए खेत, जैसा कि पहले ही बताया गया है। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। किसको प्रभावित किया? पश्चिमी विचारकों को। पश्चिमी विचारक का मतलब पश्चिमी विद्वानों को प्रभावित किया, यानी यूरोप वाले विद्वानों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू, एक महान दार्शनिक, उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया गया, जिसके अनुसार एशिया अर्थात पूर्वी देश, प्राच्य का मतलब पूर्वी होता है, में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे, जिसे दास्ता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। साथ ही यह तर्क यह भी देता था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व रहता था और किसान उसका जोत कोड़ करने वाला मजदूर होता था। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने यह तर्क दिया कि भारत तथा और पूर्वी देश में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी, परंतु जैसा कि हम देखेंगे, ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था। बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्च अधिकारियों का उपभोग करते थे, और दूसरी ओर भूमिहीन मजदूर थे जो शोषित और पीड़ित थे।
और किराए के श्रम का उपयोग करते थे। माल उत्पादन में प्रायः संलग्न रहता था। साथ ही बहुत अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते थे।